आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस का। और ये जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है इसके अंदर क्या लिस्ट B1 B2 होता है या हम लोग लिस्ट ए की बात करते हैं, तो ये चीज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि जब स्टूडेंट CUET 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको टिक मार्क करने की जरूरत पड़ रही है और बहुत सारी जगह से उनको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने B1 B2 नहीं लिया तो आप लोगों का एडमिशन खत्म हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन लेके मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं और कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोसेस है उसको समझा दूंगा। और कब आप लोगों को CUET जब 2023 का आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसके अंदर उन सब्जेक्ट्स को आप लोग इंक्लूड कर पाओगे। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट जो एडमिशन प्रोसेस होती है बेसिकली स्टार्ट होती है CUET 2023 से। क्योंकि देखिए CUET 2023 आप लोगों का कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और उस एग्जामिनेशन के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एडमिशन प्रोसेस करने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को CUET 2023 है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। देन आप लोगों को उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टिक मार्क करना है और जिन जिन कोर्सेज के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उन सभी को आप लोगों को वहां पे ऐड कर देना है। उसके बाद में आप लोगों ने जब ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस कर ली रजिस्ट्रेशन की तो आप लोगों को एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन के बाद में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहीं पे ये CUET का जो पूरा प्रोसेस है NTA की तरफ से वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो जैसे ही आप लोगों ने टिक मार्क किया और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आपका डेटा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाता है और जो आप लोगों का रिजल्ट आता है वो भी शेयर कर दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। क्योंकि आप लोगों के डेटा के थ्रू ही जैसे ही आप लोग वहां पे रजिस्टर्ड करने जाते हो, अब बारी आती है कि सर रजिस्ट्रेशन क्या करना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक खुद का अपना एक पोर्टल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CSS पोर्टल। उस पोर्टल के ऊपर वो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाती है, प्रेफरेंस को भरवाती है और लास्ट में सीट एलोकेशन उसी पे करती है। अब बारी आती है कि सर हम लोग जब CUET 2023 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग कैसे ध्यान रखें कि क्या क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और ये B1 B2 का क्या मतलब है। उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए एक ये हमने उठा लिया है कि अब मान लीजिए कि BA के अंदर हम लोग अरेबिक के अंदर जाना चाहते हैं और उसका क्या वहां पे क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि कॉम्बिनेशन 1 है जिसके अंदर आप लोगों को अरेबिक फ्रॉम लिस्ट ए। अब ये लिस्ट ए क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ये आप लोगों को याद रखना है। तो मतलब क्राइटेरिया क्या होगा यार, कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट्स तो जो लेने होंगे वो लिस्ट B1 से लेने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो होने चाहिए। और साथ ही अब आप लोग अगला जो तीसरा है वो या तो B1 से ले लीजिए या B2 से ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेकंड इन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे 2 चीजें नई आई हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि सर ये लिस्ट ए क्या होती है और लिस्ट B1 क्या होता है और लिस्ट B1 और B2 इन तीनों चीजों का मतलब है क्या। तो चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों का CSS पोर्टल पे सारी चीजें रिलीज की जाती हैं, CSS पोर्टल पे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों का एग्जामिनेशन स्कीम पूरी कंप्लीट आती है और उसके अंदर 3 सेक्शंस आप लोगों के होते हैं। तो सेक्शन जो 1 होता है उस सेक्शन 1 के हमारे क्या होते हैं, 2 सब सेक्शंस होते हैं, 1A और 1B। इसके अंदर CUET के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस होती हैं और इसके अंदर 20 लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि सर कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो 33 लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको सेक्शन 1A और सेक्शन 1B कंसीडर ना करके इसको उन्होंने नाम दे दिया है लैंग्वेज की लिस्ट ए। यानी कि जो ये कंप्लीट पूरी लैंग्वेजेस हैं उनको उन्होंने बोल दिया है कि लिस्ट ए आप लोगों की ये है जिसके अंदर ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आप लोगों की कंसीडर है। तो आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कम से कम 1 लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो इसमें से आप लोग 1 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज चुन सकते हो। तो यानी कि सर अगर हम लोगों ने CUET के फॉर्म के अंदर हिंदी या इंग्लिश या जो भी आप लोग 1 या 2 लैंग्वेजेस ले रहे हो वो आप लोगों ने ले ली, तो देन आप लोग जो ये लिस्ट 1 का आप लोगों का क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसको आप लोग पार कर जाओगे, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं वो है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये B1 और B2 क्या होता है। अब आपको पता है कि सर CUET का जब हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो उसके अंदर सेक्शन 1 तो हमने देख लिया, सेक्शन 2 होता है जिसके अंदर 27 डोमेन्स होते हैं। तो ये जो 27 डोमेन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको 27 ना मान के वो क्या करती है, 2 लिस्ट में इसको डिवाइड कर देती है। एक होता है B1 और एक होता है B2। B1 के अंदर वो टोटल 18 सब्जेक्ट्स को काउंट करती है और B2 जो आप लोगों का है उसके अंदर वो काउंट करती है 9 सब्जेक्ट्स को, राइट। ये 9 सब्जेक्ट्स यहां पे आ जाते हैं, यानी कि सर ओवरऑल तो होते ही 27 ही है बट इनका क्राइटेरिया मैच करने का अलग से है।
अब सर B1 और B2 का मतलब क्या हुआ? इनका क्राइटेरिया जो होता है ना बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वो ये कहते हैं कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स आप लोगों के B1 से होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कि कम से कम आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स B1 से होना चाहिए, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स जो भी आप लोग लेना चाहते हो वो B2 से हो या फिर B1 से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग B1 से भी ले सकते हो, B2 से भी ले सकते हो, और कम से कम आपके पास B1 से 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सर B1 और B2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं एक साइंस के स्टूडेंट की बात करता हूं कि सर एक साइंस का स्टूडेंट है, उसके पास PCM है, राइट? क्या है? PCM है। तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स आपके B1 से होने चाहिए। और जो आप लोगों का तीसरा डोमेन है, तो 2 सब्जेक्ट्स तो यहां से ले लिया, और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप लोगों का B1 और B2 दोनों से किसी में से भी हो चल जाएगा, लेकिन 2 आपके होने चाहिए B1 से, राइट? अब मैं बोलता हूं कि सर हमारा PCM है, तो PCM है तो क्या हुआ कि B1 लिस्ट है, इसके अंदर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बोला सर केमिस्ट्री है, मैंने बोला ओके है। यहां पे फिजिक्स है, बोला सर है, और यहां पे मैथमेटिक्स है, बोला सर है। तो देन क्या हुआ कि सर हमारा मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 2 सब्जेक्ट्स का, लेकिन हमने कितने ले लिए? 3। यानी कि ये हमारी जो फुलफिल कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है कि आप लोगों का B1 से 2 होने चाहिए, और कम से कम B1 और B2 से एक आपका और होना चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया। तो तीनों आप लोगों ने लिया, इट मींस आप लोग क्वालिफाई कर गए हो। अब सेकंड चीज, मान लो किसी बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, और वो बच्चा मैथ्स का पेपर ना देके उसके पास फिजिकल एजुकेशन है, 12th के अंदर वो फिजिकल एजुकेशन लेके आना चाहता है। तो क्राइटेरिया क्या है? B1 से 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सर यहां पे केमिस्ट्री उठा लिया पहला, और यहां पे मेरा क्या हो गया? फिजिक्स हो गया है दूसरा। अब मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहां से B2 से क्या करूंगा? फिजिकल एजुकेशन उठा लूंगा। यानी कि सर मेरा ओवरऑल कितना हो गया? 1, 2 और 3, 1 और 2, 3, यानी कि 3 सब्जेक्ट, 3 डोमेन्स हो गए। तो देन मैं क्वालिफाई कर गया। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ना वो ये है कि आप लोग B1 से एक सब्जेक्ट उठा के, और यहां से अगर 2 सब्जेक्ट उठाने लगोगे ना बेटा, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। यह चीज याद रखना, आपको कम से कम B1 में से 2 सब्जेक्ट्स लेना है, बस ये दिमाग में बिठा लीजिए। ज्यादा बर्डन मत डालिए, इधर उधर की वीडियोस को मत देखिए, आप लोग सिर्फ इस पे फोकस करिए। गजेंद्र सर आप लोगों के लिए हमेशा ऑथेंटिसिटी के साथ चीज लेके आते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया समझा दिया है। मतलब मेन सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अकाउंट्स BST और इकोनॉमिक्स। तो देखिए अकाउंट्स ये रहा, और BST ये रहा, और इकोनॉमिक्स तो आप लोग देख लीजिए ये रहा इकोनॉमिक्स। तो मतलब मेजर आपके यहीं पे है। अब मैं बोलता हूं हिस्ट्री पॉलिटी और कोई और तीसरा सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी ये हो गया, और उसके अलावा तीसरा मैंने ले लिया लाइक लीगल स्टडीज मैंने ले लिया। तो देन मैं एलिजिबल हूं। ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सर इसमें से मैं लूं। मिनिमम क्राइटेरिया है 2 यहां से होने चाहिए, और जो तीसरा डोमेन होता है ना, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन B1 से 2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। देखिए अब आप समझ गए होंगे। अब आपको एक भी वर्ड इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। क्या बोला है? बोला सर एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी 2 डोमेन्स फ्रॉम B1। मतलब मिनिमम 2 तो लेने ही लेने। 2 से कम लिया ना भाई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लोग बाहर हो जाओगे। तो 2 आप लोगों ने B1 से लेने हैं, और B2 क्या हो गया? बोलो अब देखो क्या लिखा हो, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। अब आप लोग B1 और B2 से कोई सा भी उठा सकते हो, यानी कि तीनों सब्जेक्ट चाहे B1 से उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन B2 से आप सिर्फ एक उठा सकते हो। ये याद रखना, B2 से सिर्फ आप एक उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उठाओगे। अगर उससे ज्यादा उठाओगे तो देन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ये वर्ड आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैंने आज आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेकंड चीज, लिस्ट ए मैंने समझा दिया है, लिस्ट B1 और B2 मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब बारी आती है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपना खुद का उनका एक CSS पोर्टल है, उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करवाती है आप लोगों से। तो इनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो 3 फेजेस के अंदर होता है। पहला फेज होता है वो होता है आप लोगों को यूनिवर्सिटी का अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर दिया फेज 1 के अंदर। तो फेज 2 आप लोगों का होता है, आप लोगों को वहां पे अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि भाई आप लोग मान लीजिए शहीद सुखदेव को अप्लाई कर रहे हो, SRCC को अप्लाई कर रहे हो, या किसको आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो आप लोगों को वहां पे अप्लाई करना है। अपने
कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां पे अप्लाई करना है। चाहे हिंदू को कर रहे हो या जिसको भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उसका किस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में होता है थर्ड, सीट अलोकेशन, यानी कि जैसे ही आप लोगों ने प्रेफरेंस भर दिया तो अब इनका क्या होगा, एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उसके बाद में वो बता देते हैं कि भाई आप लोगों को सीट अलोकेशन होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मेनली इनके होते हैं, तो इनके अंदर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाता है अगर आप लोग उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो और जो उन्होंने कट ऑफ रखा है अगर उसको आप लोगों ने कंप्लीट कर रहे हो तो देन आप लोग इजीली क्या कर पाओगे, उसको वहां पे कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाएगा। सेकंड चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये जो फर्स्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, तो देखिए ये रहा, इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे डालते हो तो आप लोगों की जो डिटेल्स है यहां पे, ये देखो ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का है, बट आप लोगों को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप लोग जैसे ही अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों ने CUET 2022 के अंदर भरा था, जो आप लोगों को मिला था, उसको वहां पे सबमिट करोगे और अपनी डिटेल सबमिट करोगे तो सारा डेटा फेच हो जाता है, क्योंकि डेटा NTA की तरफ से आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है, राइट। इसके बाद में आप लोगों को प्रेफरेंसेस भरने, इस तरीके से आप लोग प्रेफरेंसेस को भरोगे कि भाई जिस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो और कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन थर्ड जो है वो आप लोगों का होता है सीट अलोकेशन। अब ये सीट अलोकेशन, जैसे ही आपको सीट मिल गई तो आप लोगों को 4 चीजें का ऑप्शन वहां पे मिलता है। एक होता है फ्रीज करने का, अपग्रेड करने का, फी पेमेंट का या विड्रॉल का। फ्रीज का मतलब है कि आप लोगों को जो सीट मिली आप लोग उससे सेटिस्फाई हो, देन आप लोग उसको क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। सेकंड, अपग्रेड करने का, तो अपग्रेड करने का मतलब यह है कि मैं मान लीजिए मेरी प्रेफरेंसेस मुझे मिल तो गई है, लेकिन वो मेरे लिए मैंने बोला कि यार मेरे को नंबर 1 चाहिए था, मेरे को 5वें नंबर की मिल गई, तो मैं ऊपर के लिए जाना चाहता हूं, तो अपग्रेड ऑप्शन दबा दीजिए आप। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है इसके अंदर आप लोगों को पहले जो सीट अलॉट हुई है उसको एक्सेप्ट करना है और फी पेमेंट करना है, उसके बाद में आप लोग ये सारी प्रोसेस करने वाले हो। अब मान लीजिए सारी राउंड्स हो गया, उसके बाद में भी आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो अपनी सीट से और आप चाहते हो कि मैं तो एडमिशन लेना चाहता हूं, तो वहां पे होता है विड्रॉल का ऑप्शन, विड्रॉल आप लोगों को कर लेना है। तो ये सारी प्रोसेस होती है आप लोगों की इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सारी चीजों की तैयारी करा रहा है। तो मेरे भाई आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ और चीजों को बहुत अच्छे से करना है। तो इसके लिए हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हो। उसके लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आप लोगों को गूगल पे टाइप करना है। यहां पे जैसे ही आप लोग अड्डा 24 टाइप करोगे तो यहां पे पहले इस पे लिंक पे जाना है। इसके बाद में आप लोगों को जाना है ऑल कोर्सेज पे, यहां पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे और CUET पे आप लोग जाना है। और CUET के अंदर आप लोग चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप लोग किसी भी ब्रांच के हो, आप लोग इजीली इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो साइंस के हो तो साइंस पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे। अब यहां पे जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेज होते हैं वो यहां पे आप लोगों के लिए आ जाते हैं। तो मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि महापैक आप लोग लीजिए या जो भी हमारे बैचेज है वो आप लोग ले सकते हो। तो कैसे एनरोल करना है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, जो भी कोर्सेज आपको चाहिए और बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहां पे क्या होता है, एक कूपन कोड आप लोगों को अप्लाई करना है जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, वो है Y485। इस Y485 पे क्लिक करना है। जैसे ही Y485 आप लोग लगाओगे, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, तो आप लोगों को यहां पे मिल जाता है बहुत अच्छा डिस्काउंट 17% का। हो सकता है कि कई बार ये आप लोगों को ज्यादा में मिल जाए, लेकिन ये याद रखिएगा Y485 ये अड्डा का सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है Y485। ये लगाइए और आप लोग कोर्स को परचेस कर लीजिए कंटिन्यू करके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यू एडमिशन प्रोसेस, जो मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से समझा दिया है। तो जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUET चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल।